देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें आगे सामने मौजूद दोस्तों सबसे पहले सबसे बड़ी डिटेल आपको बताएंगे, जहां पर 16 सीटों को सीधे प्रभावित करने वाले 11% से ज्यादा की आबादी वाले 65 संगठन ने कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को सपोर्ट करने का फैसला लिया है। दोस्तों बताएंगे समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या क्या बातें बोली गई और पूरे चुनाव का ये कैसे होने वाला है खास मोड़। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव हो चुका है जबरदस्त दिलचस्प। बताएंगे कैसे दिल्ली छोड़कर 15 दिन अमित शाह पश्चिम बंगाल में मौजूद है दोस्तों, और भवानीपुर में काले झंडे का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ में हैदराबाद से लेकर बेंगलुरु तक पहुंच चुका है पूरा मामला। दोस्तों जमकर छापेमारी अलग अलग राज्यों के अंदर चल रही है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। तो बताएंगे कैसे कांग्रेस पार्टी के नेता अपने नेता की अपने विधायक की विधायकी बचाने के लिए 11 बजे रात पहुंच गए विधानसभा के सचिवालय, और उनको देखते ही मुख्य सचिव वहां से भाग खड़े हुए। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी कहानी, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि केरला और पश्चिम बंगाल दोनों का दोनों इंडिया गठबंधन के खाते में जाने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि पूरी अपडेट आप लोग तक लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचते रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर 2026 का विधानसभा चुनाव केरल के अंदर जोरों शोरों से चल रहा है दोस्तों। ऐसे में 9 अप्रैल 2026 को राज्य में एक ही चरण के अंदर वोट डाले जाएंगे और नतीजे 4 मई को घोषित कर दिए जाएंगे। दोस्तों ये चुनाव केरल की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सत्ताधारी एलडीएफ गठबंधन यानी वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चा और कांग्रेस पार्टी की यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच में जोरदार मुकाबला है दोस्तों। तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए एलडीएफ गठबंधन जोर शोर से आगे बढ़ रहा है, वहीं पर यूडीएफ गठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन सत्ता परिवर्तन करने के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है दोस्तों, और दोनों की लड़ाई में बीजेपी का कुछ अता पता नहीं है। ऐसे में यूडीएफ गठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की सरकार बनते हुए कई सारे सर्वे में दिखाई दे रहा है, और अब इस बात को पूरी तरीके से पुख्ता करते हुए मजबूत करते हुए 65 संगठनों के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी और यूडीएफ गठबंधन को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया दोस्तों। अंबेडकरवादी लोकतांत्रिक मोर्चा यानी एडीएफ ने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यानी यूडीएफ को अपना समर्थन देने की घोषणा की और आरोप लगाया कि वामपंथी सरकार को अब तक समर्थन देते आ रहे हैं, लेकिन विकास कुछ नहीं हुआ। दलित और आदिवासी समाज और अन्य हाशिए पर पड़े समुदाय को पूरी तरीके से दरकिनार किया गया है। एक बयान देते हुए एलडीएफ और बीजेपी पर निशाना साधा गया दोस्तों। संगठनों ने कहा कि विजिंजम के अंदर बंदरगाह बनाया गया, नेशनल राजमार्ग बनाया गया यानी नेशनल हाईवे बनाया गया, सुरंग की सड़कें बनाई गई और बुनियादी ढांचे को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन इससे ना तो दलित समाज को कोई फायदा हुआ, ना आदिवासी समाज को कोई फायदा हुआ, ना मछुआरा समुदाय के लोगों को कोई फायदा हुआ, निम्न वर्ग के लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि विकास केवल कुछ बड़े उद्योगपतियों का हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एडीएफ के कार्यकारी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि उचित आवंटन नहीं हो रहा है, बजट लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, और इसके बाद दोस्तों कई और बातें कही गई है। कुल मिलाकर 65 आदिवासी दलित समाज के लोगों का ये जो संगठन है दोस्तों, राज्य के अंदर 11% वोटों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है दोस्तों, और पूरे केरला के अंदर 140 में से 15 ऐसी सीटें हैं जो दलित समाज के लिए एससी समाज के लिए रिजर्व रखी गई है दोस्तों। और इन सीटों पर यूडीएफ गठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी को बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि 65 संगठनों ने साथ देने का ऐलान कर दिया है। ये बहुत बड़ा एक चुनावी मोमेंटम शिफ्ट करने के लिए काफी मामला होगा दोस्तों, क्योंकि यूडीएफ गठबंधन को बहुमत तो मिल रहा है, लेकिन काफी कम अंतर से बहुमत मिल रहा था, और इस तरीके से 65 संगठन अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो ये पूरी तरीके से समीकरण को एक तरफा यूडीएफ यानी कांग्रेस पार्टी गठबंधन की ओर मोड़ देगा। ऐसे में इन सभी संगठन के लोगों ने कहा कि हमने यूडीएफ वालों से बात किया है और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि सरकार बनने के बाद एससी एसटी समाज के लोगों के उत्थान के लिए काम किया जाएगा, और फिर संगठन ने कहा कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम इनको भी तगड़ा झटका देंगे, और इसीलिए हमने इनसे बातचीत की है और पूरा आश्वासन मांगा है, और इन्होंने आश्वासन दिया है कि पूरा काम करेंगे समाज के हित में, और अगर नहीं करेंगे तो फिर समर्थन वापस लेने का विकल्प हमारे पास हमेशा से मौजूद है। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की लड़ाई ने कांग्रेस पार्टी के अलग अलग प्रदेशों के अंदर एक एग्जांपल एक उदाहरण दे दिया कि कैसे लड़ाई लड़ी जाती है, कैसे चुनाव जीता जाता है दोस्तों। इसका एक और बड़ा उदाहरण एग्जांपल सामने आ रहा है मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर रात 11 बजे विधानसभा के सचिवालय कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंच जाते हैं दोस्तों। अचानक से जीतू पटवारी के आने के बाद विधानसभा सचिवालय के अंदर हड़कंप मच जाता है दोस्तों। दरअसल पूरा मामला यह है कि कांग्रेस पार्टी के नेता जीतू पटवारी को रात में पता चलता है कि राजेंद्र भारती की विधायकी रद्द की जा सकती है, यानी कांग्रेस पार्टी के विधायक को विधायक के पोस्ट से हटाया जा सकता है, जिससे राज्यसभा के चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा एक कम हो जाएगा और कांग्रेस पार्टी को राज्यसभा की सीट मध्य प्रदेश में किसी भी हालत में जीतनी है दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के विधायकों को लेकर जो अलग अलग तरीके के फैसले आ रहे हैं, कभी किसी विधायक को 2 साल से ज्यादा की सजा, कभी एक विधायक की सदस्यता को रद्द कर दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी सचेत है कि विधायकों की विधायकी बची रहे, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव जीतना है तो विधायक वोट देने के लायक होने चाहिए। और ऐसे में दोस्तों राजेंद्र भारती को 3 साल की
की सजा सुनाई गई और उन्होंने हाईकोर्ट में इस मामले को ले जाने का फैसला लिया है। लेकिन इस बीच आशंका ये थी कि उनका विधानसभा से विधायकी रद्द की जा सकती है, जिससे वो राज्यसभा के इसी महीने के अंत में होने वाले चुनाव के अंदर वोट नहीं डाल पाएंगे। कुल मिलाकर कांग्रेस का नंबर कम करने की चल रही कोशिशों और साजिशों को लेकर कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी सीधा विधानसभा के सचिवालय पहुंच गए थे। दोस्तों इसके बाद विधानसभा के सचिवालय जैसे ही पहुंचे, विधानसभा के मुख्य सचिव अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग गए। दोस्तों सवाल ये उठता है कि कोई मुख्य सचिव रात में 11 बजे तक अपने दफ्तर में क्या कर रहा था और जीतू पटवारी इसी शिकायत के बाद पहुंचे थे कि उनके विधायक की विधायकी रद्द की जा सकती है। और इसके बाद जीतू पटवारी यहां पर खड़े ही दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, और सचिव गाड़ी में बैठकर निकल लेते हैं। इसके बाद जीतू पटवारी ने कहा कि हम अपने एक भी विधायक की विधायकी रद्द नहीं होने देंगे। हम लोगों ने मामले को हाईकोर्ट में ले आने का फैसला लिया है, हाईकोर्ट से स्टे लगेगा और विधायकी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही बात है तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों इसके इतर अगर आप लोग कुछ और कहना चाहते हैं तब भी लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प होता चला जा रहा है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में एक तो पहले एसआईआर के मामले को लेकर संघर्ष चल रहा है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे इलेक्शन के ऑब्जर्वर यानी न्यायपालिका के जो ऑफिसर होते हैं दोस्तों, न्याय अधिकारी होते हैं, उनको पश्चिम बंगाल के अंदर भेजा गया ताकि देखे कि किन किन लोगों के नामों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में रखा गया है, कौन लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के हिसाब से गलत है यानी उनका नाम हटना चाहिए, और कौन सही है जिनका नाम वापस जुड़ना चाहिए। ऐसे में दोस्तों पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के अंदर बीडीओ ऑफिस के बाहर 7 से ज्यादा न्यायिक अधिकारियों को घेरते हुए एक बड़ी भीड़ पूरे रात लगभग 9 घंटे तक बैठी रही दोस्तों, जिसके बाद से न्याय अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी चिंता जताई गई। और अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर एक दावा किया है। दोस्तों रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह कह रहे हैं कि वो 15 दिनों तक पश्चिम बंगाल में बैठे रहेंगे जब तक पश्चिम बंगाल का चुनाव नहीं हो जाता। पहली बार ऐसा हो रहा है कि केंद्र का गृह मंत्री किसी राज्य के चुनाव के लिए 15 दिनों तक लगातार डेरा डालकर बैठेगा। दोस्तों ऐसे में सवाल ये उठता है कि अपने गृह मंत्रालय का काम कब करेंगे अमित शाह। ऐसा लग रहा है कि पार्ट टाइम मंत्री और फुल टाइम राजनेता है दोस्तों, और इसीलिए अमित शाह के इस फैसले की आलोचना भी हो रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरीके से अमित शाह और बीजेपी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं दोस्तों, इससे पता चल रहा है कि बंगाल के अंदर इस बार अमित शाह चुनाव को पर्सनल लड़ाई समझकर लड़ रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अमित शाह 2016 और 2021 के विधानसभा चुनाव की तरह इस बार 2026 में भी ममता बनर्जी से हार कर वापस लौटेंगे तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ ही साथ मामला इतना आगे पहुंच चुका है कि अब पश्चिम बंगाल के चुनाव से जुड़े मामले पर हैदराबाद, दिल्ली और बेंगलुरु में छापेमारी हो रही है। दोस्तों जो अपडेट है वो ये की ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी यानी जिससे प्रशांत किशोर पहले जुड़े रहे हैं दोस्तों, आईपैक कंपनी, उसके 3 ठिकानों पर छापेमारी की है। दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद में ये छापेमारी दफ्तरों में की गई है। दोस्तों अधिकारियों के मुताबिक छापेमारी कोयला चोरी और घोटाले से जुड़े मामले को लेकर हो रही है। कंपनी के को फाउंडर और डायरेक्टर ऋषि राज सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। आईपैक पश्चिम बंगाल के अंदर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का चुनावी मैनेजमेंट देख रही है दोस्तों, और अभी चुनावी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा टाइम चल रहा है, सबसे पीक टाइम चल रहा है। अभी ही किसी कंपनी को जोर शोर से चुनाव प्रचार में भूमिका निभानी होती है दोस्तों। ऐसे में पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव प्रचार चल रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस के लिए लगातार कैंपेन कर रहा है आईपैक, और प्रचार प्रसार करने वाली कंपनी पर अलग अलग राज्यों के अंदर छापेमारी चल रहे हैं। तो इससे पता चल रहा होगा दोस्तों कि कैसे पश्चिम बंगाल के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी हर तरीके के रास्ते अपना रही है कि चुनाव को प्रभावित किया जाए, वरना आईपैक जैसी संस्थानों पर भी चुनाव में छापेमारी होना, क्योंकि पता है कि बंगाल में काम कर रहे हैं और ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे अगर अलग अलग हेडक्वार्टर पर छापेमारी होगी तो कहीं ना कहीं इससे पश्चिम बंगाल में आईपैक का काम काज प्रभावित होगा, और जिस कारण से ममता बनर्जी को नुकसान हो सकता है। और इस तरीके की छापेमारी की जो मानसिकता है दोस्तों वो यही होगी। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा कि आप इस मामले को किसी और तरीके से समझते हैं। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ से जुड़े विधेयक के मामले को लेकर राहुल गांधी ने सीएपीएफ के लोगों का समर्थन करते हुए कहा कि सीएपीएफ के बड़े पोस्ट पर किसी आईपीएस अधिकारी को नहीं बल्कि सीएपीएफ के जवानों को ही प्रमोशन के बाद पहुंचना चाहिए। ये सीएपीएफ के जवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जो भाजपा सरकार कानून लेकर आई है। दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद कहते हैं कि दुर्भाग्य यह है कि बीजेपी सरकार सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ सहित जो हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल है सीएपीएफ है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। दरअसल बीजेपी सरकार एक कानून लेकर आई है दोस्तों, जिसमें आईपीएस अधिकारियों को जो केंद्रीय बल है यानी जो सीएपीएफ है, जिसके अंतर्गत सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी और सीआईएसएफ आता है, उसके हेड पोजीशन पर यानी सबसे शीर्ष का जो स्थान है उस पर किसी आईपीएस अधिकारी को नियुक्त करने का रास्ता आसान कर दिया गया है कानून बनाकर, जिसे केंद्रीय बलों के अंदर नाराजगी है दोस्तों। कारण यह है कि केंद्रीय बल चाहते हैं कि केंद्रीय बल में जो कर्मचारी काम कर रहा है और कई सालों से काम कर रहा है वो केंद्रीय बलों को अच्छे से समझ
समझता है, इसीलिए बड़े बड़े पोस्ट पर उन्हीं लोगों को जाना चाहिए जो केंद्रीय बल से जुड़ा हुआ है, यानी सीआरपीएफ के किसी बड़े पोस्ट पर सीआरपीएफ के ही किसी जवान को जाना चाहिए जो काफी लंबे अनुभव के बाद सीआरपीएफ को पूरी तरीके से जान चुका है। वो अगर सीआरपीएफ को चलाएगा तो अच्छे तरीके से चलाएगा। लेकिन अभी जो नियम है दोस्तों, जो बीजेपी सरकार कानून लेकर आई है, उसमें आईपीएस अधिकारियों को बड़े बड़े पोस्ट पर भेजा जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं केंद्रीय बल काफी नाराज है। और कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वो इस मामले पर सीएपीएफ के साथ में खड़े हैं और राहुल गांधी ने भी समर्थन करने का ऐलान करते हुए कहा है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम इस कानून को हटाएंगे और सीएपीएफ के अंदर आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होगी, बल्कि सीएपीएफ के लोगों की नियुक्ति होगी, जो लोग अनुभव इकट्ठा कर चुके हैं, जो लोग काम कर चुके हैं संस्थानों में, उन लोगों को आगे टॉप लेवल की लीडरशिप वाली रोल दी जाएगी। आप लोग की क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, 8 साल पहले SC/ST एक्ट को कमजोर करने के खिलाफ लाखों दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों ने जोरदार तरीके से विरोध किया था। राहुल गांधी ने कहा कि तब वो जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। संसद ने कानून तो मजबूत कर दिया, लेकिन आज भी निर्दोष युवा मुकदमों का बोझ झेल रहे हैं। मजबूत SC/ST एक्ट उनका हक है, शांतिपूर्ण आंदोलन करना भी उनका अधिकार है। प्रधानमंत्री से आग्रह है कि इस संवेदनशील मामले पर ध्यान दे और न्यायपूर्ण दृष्टि से इस मामले को वापस लिया जाए, यानी आंदोलन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे वापस लिए जाए, क्योंकि इससे कई सारे समाज और कई सारे परिवार प्रभावित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं समाज के कई परिवार के लोग इससे बर्बादी के कगार पर जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस के मुकदमे हुए थे और तमाम तरीके के मुकदमों के कारण आम जनता परेशान है। इस पर संज्ञान लेते हुए सारे मुकदमे वापस होने चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने मतदान के बाद ईवीएम और स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा को पुख्ता करने का दावा करते हुए 29 अप्रैल के बाद सीएपीएफ की 200 कंपनियों को तैनात करने का ऐलान किया है। दोस्तों, आयोग ने कहा है कि चुनाव के बाद कानून व्यवस्था को बेहतर रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। आयोग ने बंगाल के लिए कुल 2400 सीएपीएफ कंपनियों की तैनाती का फैसला लिया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी राज्य की कानून व्यवस्था और प्रशासन को लेकर बड़ा बयान दिया था। दोस्तों, उनके इस बयान ने सियासी हलचलें मचा दी है। ममता बनर्जी ने कहा कि इस समय राज्य में ना तो कानून व्यवस्था उनके हाथ में है और ना ही प्रशासनिक नियंत्रण उनके हाथ में है। उनके मुताबिक चुनाव आयोग इस वक्त राज्य की पूरी व्यवस्था की निगरानी कर रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव आयोग हर चीज मॉनिटर कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कई पदाधिकारियों को बदला जा चुका है, जिससे प्रशासनिक तालमेल काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि अमित शाह 15 दिन पश्चिम बंगाल में मौजूद रहेंगे और अमित शाह क्योंकि गृह मंत्री हैं, गृह मंत्रालय के हेड है, और जितनी भी कंपनियां सीएपीएफ की कंपनियां 200 कंपनियां तैनात की जा रही है, वो सारी की सारी कंपनियां गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है और गृह मंत्रालय के आदेश पर ही काम करती है। दोस्तों, ऐसे में क्या आप दोनों मामले को जोड़कर देख रहे हैं? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ महाराष्ट्र के दिन आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबरें आती है जिससे पता चल रहा है कि एनसीपी एपी पार्टी का आज नहीं तो कल बंटाधार पूरी तरीके से होने वाला है। दोस्तों, यानी पार्टी पूरी तरीके से समाप्त हो सकती है, क्योंकि गुटबाजी एक तो अंदर खाने चल रही है, दूसरा एक के बाद एक बड़ी गलतियां सुनेत्रा पवार और एनसीपी एपी के लोग कर रहे हैं। दोस्तों, अब जो अपडेट है वो ये कि सुनेत्रा पवार ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। क्या ये सवाल है दोस्तों, क्या उनका एनसीपी का अध्यक्ष का पोस्ट अब खतरे में आ सकता है? उनके बेटे पार्थ पवार की राज्यसभा का नामांकन भी क्या रद्द हो सकता है? ये सवाल एनसीपी में घमासान मचाने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो बड़ी अपडेट आई है वो ये कि एनसीपी एसपी यानी शरद पवार की पार्टी के नेता रोहित पवार ने आरोप लगाया कि अजित पवार के निधन के 18 दिन के बाद ही प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश की। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग को पत्र लिखकर पार्टी के संविधान को बदलने की मांग की गई थी और पार्टी के सभी अधिकार प्रफुल्ल पटेल को देने की बात कही गई थी। सुनेत्रा पवार ने फैसला रद्द करने को लेकर पत्र लिखा था। इन दावों के बीच में पवार की पत्नी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी की प्रमुख सुनेत्रा पवार ने केंद्रीय चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा था। 28 जनवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच में पार्टी की तरफ से भेजे गए खत को पार्टी का खत नहीं माना जाना चाहिए, यानी जो मांग प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे कर रहे थे उन मांगों पर चुनाव आयोग को काम नहीं करना चाहिए, ये मांग की थी। दोस्तों, इस पर अब जो बड़ी अपडेट आई है वो ये कि कानूनी संकट पैदा हो रहे हैं। दरअसल सुनेत्रा पवार के नाम से एक पत्र वायरल हो रहा है। दोस्तों, ये जो पत्र लेटर है, इस लेटर में सुनेत्रा पवार के सिग्नेचर हो रखे हैं, साइन हो रखे हैं और उसमें उल्लेख किया गया है कि 28 जनवरी के बाद चुनाव आयोग के साथ किया गया पार्टी का सारा पत्राचार रद्द माना जाए। एक लाइन में पार्टी संगठन के ढांचे को संकट में डाल दिया गया है। दोस्तों, ऐसे में अगर चुनाव आयोग ने सुनेत्रा पवार की इस बात को मान लिया तो फिर सुनेत्रा पवार का जो चुनाव हुआ है, यानी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है एनसीपी एपी की, उनका पोस्ट भी हाथ से चला जाएगा, उनके पोस्ट को भी रद्द कर दिया जाएगा। दोस्तों, और पार्थ पवार की राज्यसभा की सदस्यता भी जा सकती है, क्योंकि जो एबी फॉर्म उन्होंने जमा करवाया था उसमें प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के साइन करवाए थे और जब सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल का आदेश माना ही नहीं जाएगा तो फिर तो नामांकन पार्थ पवार का भी पूरी तरीके से
फंस जाएगा। दोस्तों कुल मिलाकर एनसीपी एपी के अंदर जोरदार तरीके का घमासान चल रहा है। पार्टी कितने दिन टिक पाएगी एक बड़ा सवाल है। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। साथ ही साथ तमिलनाडु की राजनीति में अभिनेता से नेता बनकर प्रवेश करने वाले विजय ने गुरुवार को तमिलनाडु चुनाव के लिए तिरुचि ईस्ट विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। दोस्तों इस दौरान उनके समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, जिससे शहर के अंदर कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया था और बिगड़ते हालात के बीच में उन्होंने अपना नामांकन दाखिल करवाया है। अब थालापति विजय ऑफिशियल तौर पर चुनावी मैदान में उतर आए हैं। दोस्तों तिरुचिपल्ली ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं, 2 विधानसभा सीटों से चुनावी मैदान में है। ऐसे में थालापति विजय चुनाव लड़ रहे हैं, इसका सीधा मतलब यह है कि क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता तो काफी ज्यादा है। दोस्तों क्या लोग वोट देंगे, ये एक बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि थालापति विजय का जो ऑरा है, जो फिल्म उन्होंने काम किया है दोस्तों, इस कारण से उनकी लोकप्रियता का तो अलग ही लेवल है। लेकिन क्या वो वोट में कन्वर्ट होगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे पहले कई सारे एक्टर तमिलनाडु में राजनीति में आए हैं, लेकिन सारे सफल नहीं हुए हैं, केवल 1-2 ही सफल हो पाए हैं। तो अब थालापति विजय का क्या भविष्य है, ये देखने वाली बात रहेगी। साथ साथ दोस्तों कुछ पार्टियां हैं जो पश्चिम बंगाल के अंदर अपना दबदबा दिखा रही है। ऐसे ही एक पार्टी है इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी आईएसएफ पार्टी, जिनके लोगों को अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। दोस्तों ऐसे में नौशाद सिद्दीकी प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, यानी आईएसएफ के नेता प्रचार करने के लिए पहुंचे, तो बंगाल में इनको उत्तर 24 परगना के अंदर भारी समर्थन मिल रहा है। दोस्तों जिस तरीके की भीड़ देखने को मिल रही है, इसे कह सकते हैं कि बंगाल के अंदर इस बार आईएसएफ पार्टी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकती है दोस्तों, क्योंकि आईएसएफ पार्टी और लेफ्ट पार्टी का गठबंधन बना हुआ है और आईएसएफ पार्टी फुरफुरा शरीफ दरगाह से जुड़ी हुई है दोस्तों। तो भारी संख्या में लोगों का समर्थन मिलता है, खासकर मुस्लिम समाज के बीच में इस पार्टी का दबदबा है। और जिस तरीके की रैलियां हो रही है और जिस तरीके का भीड़ आ रहा है, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए राज्य में चुनौतियां बड़ी है। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी नागेश्वर राव ने एक बड़ा दावा किया है दोस्तों। नागेश्वर राव जो रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी के तौर पर जाने जाते हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि यूपीए सरकार के दौरान जब नरेंद्र मोदी के हालात बेहद तनावपूर्ण थे, यानी नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार किया जा सकता था, खासकर 2002 के दंगे के जांच पड़ताल के बीच में, तब उन्हें गिरफ्तार करने को लेकर बड़ी तैयारी हो गई थी। तब बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने मुझे बताया कि शरद पवार ने नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार होने से बचाया और गुजरात के मुख्यमंत्री के पोस्ट से हटने से रोकने में एक अहम भूमिका एनसीपी के नेता शरद पवार की रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री के पोस्ट से हटने नहीं दिया गया। शिवसेना के नेता संजय राउत ने अपनी किताब 2025 यानी 2025 में लिखा था, और ये बात वो जिक्र भी करते हैं कि शरद पवार को नरेंद्र मोदी ने कई बार अपना गुरु बोलकर पुकारा। 2017 में शरद पवार को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और कृतज्ञता दिखाई गई। ऐसे में दोस्तों नरेंद्र मोदी भी इस बात को मानते हैं कि शरद पवार ने उनकी कुर्सी बचाई थी। और इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों मधु पूर्णिमा किश्वर ने भी एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मुझे तो पहले से ही ऐसा लग रहा था, लेकिन अब रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी ये बोल रहे हैं तो आप लोग समझ सकते हैं, उन्हीं के मुंह से ये बात सबके सामने आ गई है। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें सोशल मीडिया पर सच लिखना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि एक के बाद एक कई सारे हैंडल को बैन किया जा रहा है। अब जो अपडेट आ रही है वो ये कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खुरपेच नाम के अलग अलग हैंडल्स को सरकार द्वारा बैन किया गया है दोस्तों, विदहेल्ड किया गया है। इस पर लोगों ने कहा कि FSSAI यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसका काम होता है कि वो देखे कि भारत के अंदर मिलावट वाले खाना तो आम जनता तक नहीं पहुंच रहा, यानी फल सब्जी और खाने पीने की जितनी भी चीजें होती है उनमें कहीं दूर दूर तक कोई मिलावट तो नहीं है, क्योंकि आम जनता सीधा खाना खाती है और उन्हें सरकार पर भरोसा रहता है कि सरकार ने जांच पड़ताल किया होगा। तो ऐसे में FSSAI नाम की संस्थान का ये काम है कि वो आम जनता तक साफ शुद्ध चीजें पहुंचाए और जांच पड़ताल करे कि कहीं कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा। लेकिन दोस्तों अब उस पर सवाल खड़ा करने पर कई सारे सोशल मीडिया हैंडल पर कार्रवाई की गई है, जिसे लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बयान दे रहे हैं और जो जमीनी हकीकत है दोस्तों, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। यही बड़ा कारण है कि पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह 220 सीटें जीतने का टारगेट दे रहे थे, लेकिन आज हकीकत यह है दोस्तों कि अमित शाह ने अपना टारगेट कम करके 170 सीट कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल 2026 के चुनाव में 294 विधानसभा सीटों में से 170 सीटें जीतकर सत्ता में आएगी, अब ये दावा कर रहे हैं। ममता बनर्जी के गृह क्षेत्र भवानीपुर में उनके खिलाफ काले झंडे तो दिखाए गए दोस्तों, लेकिन इस दौरान अमित शाह 220 के आंकड़े को, यानी जो पहले 220 सीटें जीतेंगे इस तरीके का दावा कर रहे थे, तब 170 पर आकर सिमट गए। इसे पता चल रहा है कि धीरे धीरे करके अमित शाह जितने दिन बंगाल में रहेंगे उनको बंगाल की हकीकत समझ में आने लगेगी और 170 के बाद और नीचे पार्टी का आंकड़ा लेकर आ जाएंगे और कुछ दिनों के बाद बोलेंगे कि अगली बार जीतेंगे, इस बार तो नहीं हो पाएगा। यानी ममता बनर्जी को बंगाल में हराना दोस्तों बहुत बड़ा काम है और बीजेपी के लोग बहुत तरीके के प्रयास कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं, SIR हो या फिर अलग अलग जगह पर छापेमारी का मामला हो, चाहे गृह मंत्री का 15 दिन लगातार बैक टू
बैक बंगाल में मौजूद रहने का मामला हो, सारी कोशिशें चल रही है, लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी को हरा पाना टेढ़ी खीर है, ये सबको पता है। ऐसे में दोस्तों महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं एसआईआर के मामले को लेकर मुख्य चुनाव अधिकारी से मुलाकात करने के लिए और ज्ञापन सौंपने के लिए। जो अपडेट है दोस्तों वो ये कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि महाराष्ट्र के अंदर मतदाता सूचियों का विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होना चाहिए, बिना किसी जल्दबाजी के संपन्न कराया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने अपनी मांग में सूची में कहा कि एसआईआर प्रक्रिया और जनगणना से संबंधित कार्य एक ही अधिकारियों द्वारा नहीं किए जाने चाहिए। अपनी मांग पर जोर देते हुए कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंत्रालय में महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोकलिंगम से मुलाकात की है और 10 प्रश्नों की एक ज्ञापन सौंपा गया है, 10 पन्नों का एक ज्ञापन सौंपा गया है। दोस्तों ऐसे में कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर रही है कि मामले पर सुनवाई होगी और एसआईआर सही तरीके से कराया जाएगा। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत जय हिंद।